मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप सभी देखेंगे हम आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर कोर्स सीएड में आज आप सभी को पढ़ना है प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियाँ। प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियों के बारे में आज आप सभी को अध्ययन करना है। जैसे हमने आपको प्रकृतिवाद के बारे में बताया था, प्रकृतिवाद वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है और वह स्वयं से निर्मित होने वाली वस्तुएं या स्वयं से विकास होने वाले कार्य इत्यादि इन सभी चीज़ों को इस प्रकृतिवाद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। जैसे प्रकृतिवाद में इस भौतिक जगत में जो हमें सारी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं इस संसार में, और ये विकसित हो रही हैं और इसी संसार में, इसी भौतिक जगत में विलीन होती जा रही हैं, ये प्रकृतिवाद के अंतर्गत आते हैं। और प्रकृतिवाद में शिक्षण विधियाँ, प्रकृतिवाद के शिक्षण विधियों में इसमें प्रकृतिवादी रूसो महोदय कहते हैं कि बालक को किसी प्रकार का मौखिकी ज्ञान न दिया जाए या बालक को किसी प्रकार से दबाव दे करके उन्हें शिक्षाएं न ग्रहण करवाई जाएं या उन्हें बता करके उन्हें शिक्षा न प्रदान की जाए। जैसे बालक को हम उन्हें पाठ्यक्रम के अंतर्गत, विषयों के अंतर्गत, विषय वस्तु पाठ्यवस्तु के अंतर्गत हम शिक्षा को ग्रहण करवाते हैं। ये रूसो महोदय कहते हैं कि ये इसके विरोधी होते हैं और ये कहते हैं कि बालक को इस प्रकार का ज्ञान न दिया जाए या इस प्रकार से बालक को मौखिक ज्ञान प्रदान न किया जाए, बालक को इस प्रकार की शिक्षाएं न दी जाएं। बालक को उसे स्वयं अपने अनुभवों से सीखने देने दिया जाए, क्योंकि जब बालक, रूसो महोदय कहते हैं कि बालक को उसे स्वयं कार्य करने दिया जाए, स्वयं से उसे शिक्षा ग्रहण करने दिया जाए और बालक खुद से शिक्षा को ग्रहण करे। जैसे आप देखेंगे शिक्षण विधियाँ में, प्रकृतिवाद के शिक्षण विधियों में, इस शिक्षण विधियों में कोई इस प्रकार की शिक्षण विधि नहीं है कि जो बालक को शिक्षा ग्रहण करवाई जाए। इसमें बालक को बस शिक्षण विधि में बालक के अंदर आत्मविश्वास, खोज इत्यादि बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है शिक्षण ग्रहण करने के लिए, शिक्षण विधियों के लिए। जैसे आपके भौतिकवाद में बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, जैसे आपका आगमन निर्गमन विधि, अज्ञात से अज्ञात की विधि, सरल से कठिन विधि, कठिन से सरल विधि, इस तरह से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर इत्यादि ये बहुत सारी शिक्षण विधियां इस भौतिकवाद के अंतर्गत आती हैं। इन विधियों के माध्यम से बालक शिक्षा को ग्रहण करता है। लेकिन इस प्रकृतिवाद में रूसो महोदय कहते हैं कि बालक को वह उसे कोई शिक्षण विधि की आवश्यकता नहीं होती है, न उसे विधियां प्रविधियां इत्यादि की आवश्यकता बालक को प्रकृतिवाद के अंतर्गत नहीं होती है। बालक को स्वयं से अपने अनुभवों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से उसे स्वयं से सीखने दिया जाए और बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे किसी प्रकार के दबाव या किसी प्रकार के मौखिक ज्ञान या किसी प्रकार के पाठ्यक्रम इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। आप देखेंगे रूसो महोदय कहते हैं कि बालक को मौखिक ज्ञान न दिया जाए और उसे स्वयं से अपने अनुभवों के माध्यम से सीखने दिया जाए। उनका कथन है कि क्रिया द्वारा सीखना के विभिन्न सोपान होंगे। जैसे आप देखेंगे वे कहते हैं प्रकृतिवाद के अंतर्गत कि बालक को क्रिया द्वारा स्वयं से स्वतंत्रता के आधार पर उन्हें सीखने दिया जाए। जब बालक स्वयं से वह कार्य करता है और स्वयं अपनी विधि को यूज करता है या अपनी विधि का प्रयोग करता है, उस अपनी ही विधि के माध्यम से बालक शिक्षा को ग्रहण करता है। और बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें
किसी विधि की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे सोपान या बहुत कुछ अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें बालक के लिए शिक्षण विधियों में कोई ऐसी विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता है कि बालक को उस विधि के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाए। जैसे आप भौतिकवाद में देखते हैं कि उसमें पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम का उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है और निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, कोई योजना बनाते हैं कि हम इस योजना के अंतर्गत हमें इतने महीने में इतने पाठ्यक्रम के इतने कोर्स को हमें समाप्त कर देना है। यह हमारी एक योजना हम बनाते हैं, ये हमारे भौतिकवाद में आता है। लेकिन हमारे प्रकृतिवाद में जो शिक्षण विधियाँ होती हैं, इन विधियों में जो है कोई विशेष रूप से विधियों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें रूसो महोदय कहते हैं कि बालक को स्वयं से कार्य किया जाए, करने दिया जाए, स्वयं से बालक क्रिया करेगा और स्वयं से वह सीखेगा और स्वयं वह खुद से अनुभव को प्राप्त करेगा। इस तरह से बालक इन सभी रूपों में बालक शिक्षा को ग्रहण करेगा और बालक की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कई प्रकार के सोपान होते हैं कि बालक जो शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। जैसे इसमें सोपान में आपके पहला पॉइंट है उत्सुकता जागृत करना। देखेंगे शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बालक को उत्सुक होना चाहिए और बालक को जागृत होना चाहिए, क्योंकि जब तक बालक यह नहीं समझता है कि हमें किसी कार्य को करना है, किसी अनुभव को प्राप्त करना है और इस जीव जगत में जो भी विषय वस्तुएं हैं, जो भी तथ्य हैं, जो भी पदार्थ हैं, हमें उन्हें स्वयं से देखना है और स्वयं से उसके साथ क्रिया करना है और क्रिया करके हमें स्वयं ज्ञान को अर्जित करना है। इस प्रकार की उत्तेजनाएं, इस प्रकार की योजनाएं, इस प्रकार के कार्य बालक के अंदर होने चाहिए। जब बालक के अंदर इस प्रकार की योजना को बनाते हुए, इस प्रकार से कार्य को करते हुए बालक कार्य करता है तो बालक शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर सकता है। जैसे उत्सुकता यदि बालक के अंदर है तो बालक बहुत कुछ कार्य कर सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। क्योंकि और यदि बालक किसी कार्य के प्रति, किसी विषय के प्रति वह जागृत है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, उसे कार्य करने के लिए उसे नहीं बताने की आवश्यकता है, वह स्वयं से उत्सुक है, स्वयं से उसके प्रति वह जागृत है, तो बालक उस पाठ्य वस्तु या उस विषय वस्तु या उस पदार्थ के साथ बालक क्रियाएं कर सकता है। बालक क्रिया करके कोई सीख सकता है और स्वयं से वह शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। शिक्षा को ग्रहण करते हुए वह अनुभव को आसानी से प्राप्त कर सकता है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे अनुसंधान और आविष्कार विधि। अनुसंधान और आविष्कार की ओर ले जाया जाए। देखेंगे अनुसंधान और आविष्कार की ओर ले जाना। देखेंगे बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे रिसर्च की आवश्यकता होती है या अनुसंधान की आवश्यकता होती है, जो किसी एक विषय वस्तु पर या टॉपिक पर कर सकते हैं। जैसे सर्च और रिसर्च में फर्क होता है। जैसे सर्च हम कहीं भी किसी भी रूप में किसी चीज़ को हम सर्च कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट के माध्यम से या किसी तथ्य के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और उस सर्च में हम उसमें भी खोज करते हैं। और रिसर्च जो होता है वो हमारा रिसर्च हमें कोई चीज़ की अनुभव पहले से होती है और उसमें हम नवीन आविष्कार करते हैं या नवीन खोज करते हैं, वो हमारी रिसर्च होती है। क्योंकि जैसे सर्च हमने बताया कि किसी चीज़ पर या किसी विषय वस्तु किसी मोबाइल के माध्यम से या किन्हीं चीज़ों के माध्यम से हम सर्च करते हैं,
तो जो सर्च होता है वह किसी रूप में हो सकता है। तो सर्च की कोई एरिया नहीं होती है, सर्च का कोई दायरा नहीं होता है, लेकिन जो रिसर्च होता है, जिस पर रिसर्च किया जाता है, वह रिसर्च किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर जो पहले से हमें उसका अनुभव ज्ञान या प्राप्त होता है, जो हमें ज्ञान प्राप्ति के आधार पर या उसके बारे में हम जानते हैं और जानते हैं हम उसमें जो है दोबारा हम उस पर सर्च करते हैं। यदि हम उस पर दोबारा रिपीट करते हैं और हम नवीन चीज़ों की खोज करते हैं, वो हमारी रिसर्च कहलाती है। तो जो हमारा ये रिसर्च या सर्च, जो हमारा अनुसंधान, ये हम खोज करते हैं, ये जो है बालक को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमें अनुसंधान और आविष्कार की खोज करना चाहिए। इसके माध्यम से बालक शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर सकता है और बालक जिन चीज़ों को ग्रहण करता है उसका अनुभव करे, आत्मानुभूत करे, आत्मसात करे, तो उसके माध्यम से बालक को सफलताओं के साथ साथ शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। स्वतंत्रता और आत्मविश्वास भी यह बालक की शिक्षा में कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी रूप में भी यह उसे प्रभावित करती हैं। धन्यवाद। आज यहीं तक।